व्हाट्सएप में भेज दे बोलो। विक्रम स्क्रीन शेयर इनेबल करो ना। हो गया सर। ओके। हम लोग 2-4 मिनट वेट करते हैं, 50 हो जाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। सब जुड़ते जा रहे हैं फटाफट, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है। हेलो सर। हाँ भाई। गुड मॉर्निंग सर। बोल भाई। सर जैसे कोई स्टार्टिंग से शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाह रहा है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा? वो सबसे पहले क्या करते जाएगा? डीमेट तो ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएगा भाई। हाँ सर, उसके बाद वो सर उसमें खुलता है क्या सर? वो जीरोधा बोलते हैं वही वाला? जीरोधा है, शेर खान है, तुम्हारा अपस्टॉक्स है, पेयू मनी है, 5paisa.com है, बहुत सारा आजकल आ गया है मार्केट में। तो तुमको जिसमें खुलवाना है तुम खुलवा सकते हो। सर वो लोग सर साउंड चार्जेस कम लेते आ हैं रहा क्या? है। साउंड कम आ रहा है? अब अच्छे से आएगा। अब अच्छे से आ रहा है? सर तो सर वो लोग चार्जेस लेते हैं ना शायद? हाँ, तो उन लोग अपना अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लेंगे, मेंटेनेंस चार्जेस लेंगे। इसके अलावा उन लोग 1-2 और चार्जेस लेते हैं, लाइक ब्रोकरेज लेते हैं। कई कंपनी ब्रोकरेज ले रही हैं, कई लोग नहीं ले रही हैं। हाँ सर। समझ रहे हो ना? हाँ सर समझ। हम्म और सर जैसे उसमें डीमैट एंड क्रेडिट अकाउंट खुलेगा तो हम्म। बैंक से फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा ना, ना बैंक अकाउंट से? हाँ हाँ। वो तो फिर बैंक के थ्रू कुछ नहीं होगा, मतलब बैंक बैंक अकाउंट? अकाउंट से ही तो लिंक रहेगा ना भाई। तेरे को चेक हाँ देना लिंक पड़ेगा, रहेगा सर, लेकिन कैंसल चेक बैंक। देना पड़ेगा तुमको। तुम्हारा अच्छा कैंसल चेक में तुम्हारा अकाउंट नंबर मेंशन रहेगा, उसी से पैसे का लेन देन किसी तो अकाउंट से जुड़ा रहेगा ना, जिससे पैसे का लेन देन होगा, आना जाना होगा। हाँ सर। तो सर ये बोल रहा था मतलब बैंक में कुछ करना नहीं पड़ेगा ना, वो जीरोधा में करना पड़ेगा जो भी हो? बैंक अपना भी डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलता है भाई, तुम उससे भी करवा सकते हो। अच्छा ओके सर। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? आज एक प्रॉमिस करो सब लोग, पहली बात तो 12:30 से पहले कोई नहीं बोलेगा कि सर आप क्लास बंद करेंगे। 2 घंटा नहीं बैठ पाऊंगा। 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बावजूद बैठ जाऊंगा लग रहा है। यस सर। खाते पीते पढ़ो, ठीक है? मैं भी खा ही रहा हूँ। खाते पीते पढ़ो, लेकिन किसी भी हाल में आज 2 घंटा हम लोग को पढ़ना है। यस सर, कल कॉलेज जाना था इसीलिए।
आज तो नहीं जाना है, आज संडे है। नहीं आज नहीं जाना है। 3 घंटा पढ़ा दूं? यस हाँ, सर। चलेगा। अच्छा ठीक है, 2 घंटा पढ़ेंगे। जी सर। कल के में क्या क्या डाउट है, किसको, किसी को है कुछ है? नहीं है? नया यूनिट स्टार्ट करें आज? यस सर। यस सर। ओके। एक मिनट रुकना बस। चलो, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस। कब आया था बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस? क्या लिखा है? 1891। तो ये याद रखना, पूछा जाता है बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस 1891 में आया था। मेरे को एक एक करके बताते जाओ, एविडेंस का मतलब क्या होता है? सबूत, गवाह, सबूत, गवाह होते हैं। सबूत होता है, गवाह नहीं होता। गवाह ही सबूत देता है ना? सबूत होता यस है। सर। सबूत का जरूरत क्यों पड़ता है? किसी चीज को प्रूव करने के लिए सर। और क्यों पड़ता है? सर वो रियल है बोल के, जैसे ट्रूथ होगा कोई लाइन तो उसके लिए सबूत। अच्छा, और जो हम बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं उसका प्रूफ देने के लिए। अच्छा, कल के डेट में सपोज, पर्सन को कल के डेट में सपोज कोई चीज ऐसा हुआ कि कोई चीज तुमने किसी को 5 लाख रुपया दिया, ठीक है? बैंक अकाउंट से तुमने 5 लाख रुपया किसी को दिया। जी। बदले में मैं आया तुम्हारे बैंक में, मैंने तुमको 5 लाख रुपए के बदले में क्या भरते हैं हम लोग? बताओ, प्रोसेस बताओ मेरे को। पैसा जमा करना है किसी बंदे को 5 लाख रुपया, कैसे जमा करेगा, क्या है प्रोसेस? सर या तो डिपॉजिट वो रहता है, डिपॉजिट स्लिप। ठीक, उसमें क्या क्या भरते हैं? उसमें अपना अकाउंट नंबर सर, और अमाउंट डालते हैं, डेट डालते नेम, हैं, साइन सिग्नेचर, करते हैं। अमाउंट न्यूमेरिकल नंबर में भरते हैं, फिर शब्दों में भी भरते हैं सर, वर्ड्स में भी। अकाउंट नंबर और उसका नाम सामने वाले उसको का। ना भाई डिनोमिनेशन बोलते हैं, है ना? हाँ। 10 का कितना नोट, 50 का कितना नोट, 100 हाँ, का वो भी कितना नोट, डालते हैं। इसको डिनोमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना आप लोग, बैंकिंग टर्म में उसको डिनोमिनेशन। और क्या क्या डालते हैं? डिनोमिनेशन। 50,000 से ज्यादा अमाउंट है तो उसमें पैन नंबर भी मांगता है। मोबाइल नंबर सर। मोबाइल नंबर जी। सर सभी बैंक का डिपॉजिट स्लिप अलग अलग होता है, लगभग कुछ में अलग सेम हाँ, होता है। हाँ, कुछ में मोबाइल नंबर नहीं डालना पड़ता, कुछ में डालना पड़ता। सही कह रहे हो तुम। हाँ, और वो ब्रांच नेम सर ऊपर में रहता है, डेट रहता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप बताओ। फिर आपने डिपॉजिट स्लिप भर लिया, नोट को गिन लिया, अब क्या करोगे? सर डिपॉजिट काउंटर में जाके कैशियर को कैशियर को क्या क्या दोगे? सर बिना पासबुक के भी डिपॉजिट हो जाता है सर। नहीं, डिपॉजिट स्लिप, तुमने डिपॉजिट स्लिप भरा, तुमने 5 लाख रुपए अपने पास रखे, अब तुम कैशियर काउंटर में गए, अब क्या करोगे? उसको देंगे सर। सर अकाउंट में डिपॉजिट करना है करके। पैसा दोगे और डिपॉजिट स्लिप दोगे। हाँ सर। अब उसमें बैंकर क्या करेगा, वहां पे कैशियर क्या करेगा? वो डिपॉजिट करेगा, सर फिर उसका एक स्लिप हम लोग को देते हैं, रिटर्न करते हैं। हाँ सर, एज अ प्रूफ देते हैं। हाँ, तो वो जो प्रूफ देता है ना, वो क्यों देता है? क्यों देता है वो स्लिप, क्यों देता है तुमको? कल के डेट पे हमारे अकाउंट में अगर पैसा जमा नहीं होता, हम उस प्रूफ के बेसिस पे उसको चैलेंज कर सकते हैं सर कि आपने। और कल के डेट में आके तुम ही फर्जीवाड़ा बोल दे कि कल मैं पैसा जमा किया हूँ, मेरा पैसा जमा नहीं हुआ है, प्रूफ क्या है? हाँ, तो उसके पास, बैंकर के पास भी एक स्लिप रहता है कि देखो दादा, आप ही स्लिप दिए हो, आप ही का साइन है। समझ गए? मतलब डबल अकाउंट नंबर डालने पड़ते हैं, इस साइड भी और डबल फिर इधर। क्यों डालना पड़ता है? मतलब एक कस्टमर पर्ची एक रहता उनके है, पास रहेंगे, एक हमारे पास रहेंगे। एक कस्टमर पर्ची रहता है,
एक बैंकर्स पर्ची रहता है ना। तो बैंकर्स Yes, sir. पर्ची बैंकर अपने पास रखता है। कोई भी उनका पूछे बड़ा कभी भी रहता है। कितने साल तक रखना है, कितने हम्म, साल तक रिकॉर्ड में रखना है, किसी को पता है कितने साल तक वो एक एक पर्ची को, एक एक डॉक्यूमेंट को रखा जाता है संभाल के? कोई बताएगा? नहीं पता। एक मिनट, इशू फोन आ रहा है, एक मिनट मैं फोन देके आ रहा हूँ। तो उसको कितने साल तक रखना पड़ता है? कौन बोला है उसको रखने के लिए कि उस रिकॉर्ड्स को अपने पास रखना चाहिए, और कितने साल तक रखना पड़ता है? किसी को no पता है? idea, sir. 5 साल तक, याद रखना, ठीक है, 5 साल तक। Yes, sir. आरबीआई ने एक रूल बनाया है कि किसी भी प्रकार के एविडेंस को 5 साल तक अपने पास रखना है, एंड देन उसके बाद उसको डिस्पैच करना है। मतलब या तो उसको डिस्पैच करके कहाँ रखना है, सेंटर ऑफिस में रखवाना है, हेड ऑफिस में, या अपने ब्रांच में रखना है, अगर क्योंकि ब्रांच में तो इतनी जगह नहीं होती तो हेड ऑफिस में रखवाना है, ठीक है, या कंप्यूटर में उसको स्कैन करके रखना है, क्योंकि कागज है खराब हो सकता है, लेकिन 5 साल तक उसको रखना है। एक एक ट्रांजेक्शन, एक एक चीज बैंक में जो कुछ भी होता है, चाहे वो आप आरटीजीएस करो, एनईएफटी करो, हर चीज में देखना, ध्यान देना, कस्टमर पर्ची देते हैं। इंश्योरेंस करो, फिक्स डिपॉजिट बनाओ, फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं तो एफडी रिसीट देते हैं। एफडी की एक रिसीट बैंक अपने पास रखता है और एक रिसिप्ट कस्टमर को देता है। अपने पास जो रखता है वो आप लोग को नहीं दिखता क्योंकि सिस्टम में ही सेव हो जाए रहता है, तो उसका पर्ची हाँ सर। निकाल के नहीं रखता है ना। हर चीज का एविडेंस बैंक को रखना पड़ता है। यही है बैंकर बुक ऑफ एविडेंस। क्यों रखना है, काहे रखना है, ये सब चीजें इस यूनिट में हम लोग सीखेंगे। बहुत आराम से पढ़ेंगे, 2 यूनिट आज फिर करेंगे ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, ठीक है। यस सर। Every commercial bank has to maintain its accounting and transaction written in various ledger register. कितना पैसा कहाँ जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कॉमर्स वाले समझेंगे। लेजर वेजर में ज्यादा टफ नहीं करना चाह रहा हूँ यहाँ लोगों के लिए, क्योंकि उनको जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के उनको तकलीफ हो सकता है। ये समझ लो कि सारे चीज का रिकॉर्ड उनको रखना पड़ता है, हर एक छोटी सी छोटी। इवन तुम लोग को पता है जो चाय मंगाते हैं ना ब्रांच में, चाय का भी बिल मंगाते हैं, ठीक है। हाँ जो सर। चाय आती है उसको पेटी केस से पैसा देते हैं। पेटी केस मतलब रोजमर्रा की खर्चों के लिए बैंक के पास एक बुक रहता है, एक जगह रहता है जिसमें पैसे रखे रहते हैं चिल्लर खर्चों के लिए। उसकी भी बिल को लगा के 5 साल तक रखना पड़ता है कि किस कल के डेट में अगर किसी ने भी चैलेंज कर दिया तो बैंकर के पास, इवन बैंक के पास वो रिसीट या सबूत रहना चाहिए। इट नीड टू बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट और एनी सच फोरम इन ओरिजिनल। इसको कोर्ट में पेश करना पड़ता है इन केस ऑफ लीगल कोई आपको चैलेंज कर दिया तब। To carry such evidence in a difficult task, therefore it extracted and statement of account are produced. सब डॉक्यूमेंट्स को रखना वो है टफ है, तो इसीलिए मैं बताता कंप्यूटर में या उसको छोटे फॉर्म में मिनिमाइज करके या साल भर का अकाउंटिंग का स्टेटमेंट निकाल के ऐसा रखा जाता है। कितने साल के लिए रखा जाता है? 5 साल के लिए। इन चीजों को इजी वे पे फैसिलिटेट करने के लिए बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस 1891 की रचना की गई है, ठीक है। कोई डाउट इसमें किसी को? इसीलिए मैं एक सिंपल एग्जांपल दिया। अब देखो बैंकर बुक ऑफ एविडेंस का सिग्निफिकेंस क्या है। रियल गाइडलाइन फॉर एनी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। पहला चीज तो किन किन चीजों को कैसे रखना है, किस ऑर्डर में रखना है, कितने साल तक रखना है, कौन से दस्तावेज को आपको कंप्यूटर में रखना है, कौन से दस्तावेज को पेपर फॉर्मेट में रखना है, हर चीज की गाइडलाइन रहती है। हैज अ स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट ऑन बेसिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल रहेगा, क्योंकि इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने लोगों के ट्रांजेक्शन है, सबका रिकॉर्ड रखना मतलब एक बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ता है बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स पे। बाउंड बाय द एक्ट इन द प्रोडक्शन, मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया नियमित रूल है, आरबीआई के द्वारा, बीसीएसबीआई के द्वारा लागू किया गया ये एक्ट है जिसको हमको मानना है। फॉर एन एग्जांपल 12 जुलाई को 2012 को, मैं पिक्चर के माध्यम से समझो, आई वांट टू डिपॉजिट 10,000 रुपीज इन बैंक। एक बंदा आया, उसने बोला कि मैं 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करना चाहता हूं। एक मिनट, 10,000 रुपए मैं बैंक में डिपॉजिट करना चाहता हूं, जिसका नाम है मदन लाल। यहाँ पे बैंकर है, बैंकर क्या बोला, आई विल हेल्प यू डिपॉजिट इन योर अकाउंट, मैं आपको मदद करूंगा, ठीक है। कैश यहाँ पे दे दिया गया, इधर से बैंक एक्नॉलेजमेंट रिसीट उसको दे दिया, रिसिप्ट दे दिया, जो मैं तुम लोग को अभी एग्जांपल में समझाया।
बैंकर मेक्स द प्रॉपर एंट्री इन द बुक लेजर केस एंड। अब जब तुम पैसा दोगे बैंकर को, जो 5 लाख रुपए वाला एग्जांपल बताया, तुम बैंकर जब तुमको पैसा देगा तो तुम उसको प्रॉपर लेजर एंट्री करोगे ना, अपने रिकॉर्ड्स में रखोगे ना कि 5 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट्स में सरप्लस हो गया, बैंक बुक में सरप्लस हो गया। सरप्लस मतलब समझते हो ना क्या होता है? क्या होता है सरप्लस मतलब? नहीं पता था। कौन बताएगा सरप्लस मतलब क्या होता है? एक्सेस सर, एक्सेस। अधिक हो गया, ज्यादा हो गया, मतलब जुड़ गया, ऐड हो गया। और डिफिसिट मतलब क्या होता है? कम हो गया। कम हो गया। ठीक है मैम, जिनको नहीं पता बोले थे उनको अब पता चल गया। यस सर। सरप्लस मतलब ऐड होना, घट जाना को डिफिसिट बोलते हैं बैंक के टर्म्स में। ठीक है। यस सर। आफ्टर सम टाइम क्या किया इसने, इस बंदे ने, वो आ गया बैंक में, बोला कि मैंने 10 नहीं 12,000 रुपए डिपॉजिट किए थे 12 जुलाई 2012 को, बट ओनली 10,000 रुपए इज बीन क्रेडिटेड। मैंने 12,000 दिया था बोल रहा है ना, शाणापंती कर रहा है मदन राय कि मैं 12,000 रुपए दिया था बोल रहा है, और सिर्फ 10,000 डिपॉजिट हुआ। बैंकर क्या करेगा अब यहाँ पे? बैंकर उसको क्या दिखा सकता है? सीधा उठाएगा, रिसिप्ट दिखा देगा, देखो सर ये आप ही ने भरा था, आप ही ने दिया था, इतने डिनोमिनेशन दिया था मैंने। इसीलिए देखना, बैंकर भी बोलता है, जैसे पेट्रोल भरवाते हो तो बोलता है ना भैया मीटर को देखो, जीरो देखो, बोलता है ना पेट्रोल पंप वाला, वैसे बैंकर बोलता है भैया देख लो इसको, जो लाल कलर का मशीन में न्यूमेरिक नंबर ऊपर नीचे होता है, भैया इधर देखो। आप लोगों को बोला है कि नहीं ध्यान नहीं पता मेरे को, लेकिन बोलते हैं बैंकर, सर देख लीजिए, बोलते हैं आपके नोट को गिन रही हूँ या गिन रहा हूँ। बैंकर उसको लेट मी चेक इन माय बुक्स, वो चेक करेगा और फिर वो बता देगा कि नहीं सर आपने गलत एंट्री बताई। ये यूनिट बहुत ही हम लोग इस शॉर्टेस्ट वे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें इन डिटेल आप लोग को जाने की जरूरत नहीं है, इससे उतने क्वेश्चंस आते नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज एविडेंस है, इसमें केस स्टडीज पे केस स्टडीज है कि ऐसा केस हुआ तो ऐसे, मतलब आप इसमें सिंपल एनालिसिस के बेसिस पे कोई भी बंदा समझ सकता है कि ऐसे ऊंच नीच हो गया। मान लो कल के डेट में कोई आके चैलेंज कर दिया, तो बैंकर बुक ऑफ एविडेंस एक बुक है जिसमें हर एक एविडेंस को हमारे पास रिकॉर्ड में 5 वर्ष के लिए रखना जरूरी है, ये बताया गया। कब आया, कितने वर्ष के लिए रखना चाहिए, क्या क्या लीगैलिटी हो सकती है, इस टाइप के क्वेश्चन इससे आते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट है इस यूनिट में? हाँ सर। प्लीज बोलो। सर मेरे फ्रेंड कल कैश डिपॉजिट किया था 500, तो जो बैंकर है ना वो किसी और के अकाउंट में कर दिया है गलती से। तो उसके लिए क्या होगा सर, प्रोसेस कुछ? बैंकर ने गलती की है? हाँ सर। बैंक का नाम? अब ग्रामीण बैंक है। ग्रामीण बैंक है। इस केस में क्या होगा, बैंकर का गलती है, उसको जाके बैंक वाले पर्सन को बोलना चाहिए कि सर मैंने अकाउंट नंबर तो प्रॉपर मेंशन किया था ना। हाँ सर, अकाउंट नंबर प्रॉपर। उसके पास रिसीट होगी? हाँ रिसीट तो है। हाँ तो रिसीट को लेके जाके दिखाए ना, मैं ये अकाउंट नंबर दिया हूँ, तुम यहाँ नहीं यहाँ क्यों जमा किए हो, गलती किसकी, तुम्हारी है, मेरा पैसा दो बोलना चाहिए। अदरवाइज मैं जाता हूँ कोर्ट कचहरी करता हूँ। कौन सा पानी? नहीं ये यही भरा हूँ। समझ में आया? यस सर। और सर अगर गलती से गुम गया है और रिसिप्ट, तो फिर क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो फिर बोलना चाहिए कि सर आप अपना रिसीट निकाल के देखिए, है ना, मैं इस अकाउंट में जमा नहीं किया था, मेरे को एक बार रिसीट दिखाइए। आपका हक बनता है अपने एविडेंस के बारे में पूछने के लिए, आपने गलत एंट्री मारी है। भले वो दिखाने के लिए नाटक करेगा तो जाके सीधा ब्रांच मैनेजर से मिलने बोलना, और उसके बाद भी नाटक करेगा तो मैं ग्रामीण बैंक के हेड ऑफिस में बात कर लेता हूँ। बोला 500 हो या 5 रुपया हो या 5 लाख हो, पैसा आपका है, आपको जवाबदारी होनी चाहिए। और रिसीट विसीट को प्लीज संभाल के रखे करो जब तक अकाउंट में क्रेडिटेड ना दिखा दे। मैसेज तो तुरंत आ जाता है भाई, मैसेज नहीं आया क्या? सर एक चीज नहीं तो आया इसको सर, पता मैसेज कैसे चला सर कि दूसरे के अकाउंट में जमा हो गया करके? हाँ सर, ये नहीं भी ये भी बड़ी बात है, पता कैसे चला कि दूसरे अकाउंट में जमा हो गया? सर मैसेज इसके में नहीं आया था। किसके में आया? बैंक से पता किया तो बोल रहा है कि अकाउंट में आपके जमा हो गया, आप चेक कर लीजिए बोल। ग्रामीण बैंक तो उसको बोलना चाहिए ना भाई मेरे अकाउंट में तो जमा हुआ ही नहीं है, किस अकाउंट में जमा कर दिए हो, पूछना चाहिए। एंट्री करने से तो पता चल जाता है, एंट्री करवाने से। हाँ पासबुक में एंट्री करवा के दिखा दो। तुम क्या करना, अपने फ्रेंड को बोलना कि भाई मेरा पासबुक पेश कर, मतलब पासबुक प्रिंट कर बोलना। पासबुक नहीं कर सकता, प्रिंट बोलेगा तो बोलना स्टेटमेंट दे बोलना।
मेरा पैसा जब आया ही नहीं है तो मैं कैसे मानूं तू जमा कर दिया है? बोलना नहीं तो ज्यादा हुआ तो एटीएम मिला है ग्रामीण बैंक का, हाँ सर, एटीएम से ATM मिला है। एटीएम से जाके वो निकाल लेना, क्या बोलते हैं, मिनी मिनी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट निकाल लेना और ले जाके दिखा देना कहाँ दिख रहा है 500 क्रेडिटेड। तो तुम्हारे दोस्त को बोलना ठीक से देखे, क्या पता क्रेडिट हो गया होगा, उसको मैसेज नहीं आया तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है कर रहा होगा। मिनी स्टेटमेंट निकाल के खुद चेक किया है? नहीं सर, चेक नहीं किया है। अपना देखता है ना सर, इंटरनेट बैंकिंग चलाता है उसमें। तो उसको बोलना इंटरनेट बैंकिंग से स्टेटमेंट निकालो, जाके बैंकर के पास बैठ जाए, अगर वो सही अकाउंट नंबर डाला है तो फिर उसको डरना नहीं चाहिए। डर इसलिए रहे होंगे क्योंकि अपना जो रिसिप्ट है वो गुम गए होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है ना मैम, आदमी कितना चीज संभाल के रखेगा, मान लो गुम गई है। बैंकर लोग मतलब वो कर दिए तो आपको कोई जिम्मेदारी होना चाहिए था। बैंकर कचर कचर करेगा तो इसीलिए तो स्टेटमेंट है, इसीलिए तो स्टेटमेंट है, पासबुक है, मिनी स्टेटमेंट है। आपको प्रूफ चाहिए ना दादा, मैं दे रहा हूँ ना प्रूफ। मिनी स्टेटमेंट में देखो है क्या, नहीं है, पासबुक में है क्या, नहीं है, तो आप किस भी हाथ पे बोल सकते हो भाई वो छोटा सा छुटका गिर गया होगा। एंट्री करवा सकते हैं वो सब इशू। आपको इस केस में पैसा कौन देगा फिर? बैंक देगा भाई, और कौन देगा? गलत एंट्री कौन किया है? बैंकर किया है ना। वो किसी भी आदमी में 1 लाख रुपया डाल देगा, वो मुकर जाएगा, वो निकाल के एंजॉय कर लेगा, तो गलती किसकी है? बैंकर की है, तो बैंकर देगा। जी ठीक। 500 चाहे 5 लाख हो, बैंकर का गलती बैंकर देगा। सर वो दूसरे के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया तो वो दूसरे के अकाउंट से निकाल सकते हैं क्या बैंकर? ब्लॉक मार सकता है अकाउंट को। अच्छा। लेकिन उसके लिए भी ना इतना बड़ा इशू नहीं है, 500 रुपया हो, वो भी वो मालिया नहीं है कि वो चोरी करके भाग गया टाइप का। गलती तो बैंकर की है, बैंकर उसके अकाउंट में ज्यादा क्रेडिट कर दिया है, लेकिन उस अकाउंट को लीन कर सकता है। हम लोग को आ रही सर। मैम आप अपना एक बार माइक को वो कीजिए या रीलॉग इन कीजिए। तो बैंकर की गलती है ये, तुम बोलना वो करेगा, ठीक है? और किसी का कोई डाउट? नो सर, कंटिन्यू करो। ठीक है, तो ये हम लोग न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बिफोर स्टार्ट वी विल टेक अ शॉर्ट 5 मिनट्स वाला ब्रेक, ठीक है? 5 मिनट में सब यहाँ पे मौजूद हो जाओ। 12 बजे, अभी कितना बजा है? 10:30 हो रहा है, 11 बजने वाला है ना। 5 मिनट कम है 11 बजने में, 11 बजे शार्प वी विल स्टार्ट दिस यूनिट, ठीक है? ओके चलो 5 मिनट शॉर्ट, 5 मिनट।
ओके, सो अब सब है ना यहीं पे? अनम्यूट कर लीजिए, मतलब यस सर। अनम्यूट मतलब ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहने से मतलब है कि बैंक को कौन मॉनिटर करता है, बैंक में क्या चीजें कैसी चलती हैं, इन सब चीज के लिए एक एक्ट बनाया गया। ठीक है, इस एक्ट का इजाद किया गया, देखिए हमारा इंडिपेंडेंस डे है 1947 में। उसके बाद हमारे बैंक की व्यवस्था को कहां से लिया गया है, कोई बताएगा इसके बारे में? हम लोग हिस्ट्री में पढ़े थे। यूके। हाँ, यूनाइटेड किंगडम, लंदन से ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत से में यूनाइटेड किंगडम के बैंकिंग व्यवस्था को इंडिया में सुचारू करने की कोशिश की, जिसके बाद धीरे धीरे 1947 के बाद बैंक ने एक रेगुलेशन एक्ट बनाया कि इंडियन बैंकिंग व्यवस्था किस हिसाब से चलेगी, उसमें कौन से रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, क्योंकि 1949 के पहले ही तुम्हारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ चुका था। कब आया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? 1935 में, हाँ 35-34 में आया था। सो 35 में आया था। उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया गया ताकि बैंक में होने वाली एक एक एक्टिविटी को अच्छी तरीके से क्या किया जाएगा, मॉनिटर किया जा सके, कोई धांधली मत हो, और एक एक रूल रेगुलेशन को क्रिस्प क्लियर किया जा सके कि कितने टाइम बैंक ओपन होगा से लेके कितने टाइम बैंक बंद होगा, क्या क्या डिनोमिनेशन में नोट छपेंगे, बैंक में आरटीजीएस एनईएफटी की टाइमिंग क्या होगी, हर चीज को एक एक पॉइंट लिख दिया गया। क्या क्या है इसमें हम लोग अब देखते हैं। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया था ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो 1949 याद रखना तुम लोग। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 16th March 1949, ओके, एज अ बैंकिंग कंपनीज एक्ट। पहले कंपनीज एक्ट के रूप में आया, देन इसको बाद में जब हमारे बैंक में, पहले इंडिया में एक ही बैंक था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, धीरे से एसबीआई आया। एसबीआई किस बैंक से टूट के बना है, किन 3 बैंकों से मिलके बना है, क्या बताया था मैं? मद्रास बैंक, कोलकाता, बॉम्बे। हाँ, जिसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, है ना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में किसके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट यानी आपका एसबीआई के नाम से जाना गया। ठीक, सेकेंड चीज, the need of the act was felt with many banks in poor financial health due to the poor management of loan and investment portfolio and non maintenance of adequate liquidity। हमारे देश में 3 चीजों का इजाद किया गया। पहला चीज था सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा चीज था एसएलआर, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, और तीसरा चीज था रिपो रेट, बेस रेट। बैंक का बेसिक फंक्शन क्या होता है, लोगों से डिपॉजिट लेना, उस डिपॉजिट को डिफरेंट जगह में इन्वेस्ट करना, और लोगों को जिनको आवश्यकता है लोन देना। लोन से जो ब्याज मिलता है उस ब्याज से बैंक की कमाई होती है। लेकिन जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे देश की जो इकोनॉमिक व्यवस्था थी वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। पैसों का लेन देन का कोई हिसाब रखने का मैकेनिज्म नहीं था कि कितने पैसे लोन में दिए जा रहे हैं, उसके लिए क्या प्रॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाए, कितना बैंक को मुनाफा होगा। अगर सपोज हमने किसी को लोन बांट दिया बाई चांस, अगर हमने सपोज किसी को लोन बांट दिया बाई चांस, तो उस लोन की भरपाई करने के लिए वो मतलब मान लो किसी ने 50 लाख रुपए लोन ले लिया, लेकिन उस लोन को वो नियमित अवधि में नियमित टाइम पे चुका रहा है कि नहीं चुका रहा है, इससे नहीं चुकाने की वजह से बैंक का एनपीए बढ़ता जा रहा था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए बढ़ने की वजह से बैंक बहुत सारे दिवालिया होने के हालात में आ गए थे। तो ऐसा कोई रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए ताकि सारे व्यवस्था एक सही तरीके से चलने लगे। इसके अलावा 1966 में कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हुई थी। जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज आई तो कोऑपरेटिव बैंक मतलब हर एक रूरल आदमी को जो बड़े बैंकों में नहीं जा सकता या बैंकिंग व्यवस्था को नहीं समझता, जिसको छोटे मोटे अपनी जीविकोपार्जन के लिए लोन चाहिए, उन लोगों के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना हुई। यहाँ पे भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है। फिर प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड क्रेडिट सोसाइटी, जहाँ पे धान मंडी तुम लोग देखे होंगे, जहाँ पे बड़ी बड़ी जितनी जो किसान लोग होते हैं उन लोग अपने साल भर के अन्न को वहां पे धान को वहां जमा करते हैं, जिसके बदले में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है, धान मंडी रहती है, उनको पैसे देते हैं, उचित मूल्य पे देते हैं। दैट मूल्य विल बी डिसाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारी चीजों को धीरे धीरे करके क्या किया गया, डेवलप करते गए।
डेवलप करते गए ताकि हर चीज की कनेक्टिविटी बैंक से है। पैसे कहाँ के थ्रू आने जाने हैं, बैंक के थ्रू आना जाना है। सो इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जन्म हुआ है। क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है, अब आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बैंक का टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। कहने का मतलब है कि कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है तो उसका जमा किया हुआ धन राशि सेफ है कि नहीं, हर आदमी को उस चीज का चिंता रहता है। अदरवाइज वो घर में ही रखे, अपने पास सेफ रखे। यहाँ डर है, उसमें कुछ ब्याज मिलना नहीं है, इसलिए हम उस पैसे को उठाते हैं और ले जाके बैंक में रखते हैं। मान लीजिए बैंक में भी वो जमा किया हुआ पैसा सेफ नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं। सो इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया गया। रेगुलेशन एक्ट जो बनाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ था कि सबसे पहला हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जो बैंकर्स का, जो आम आदमी का पैसा है उसको सेफ रखना है किसी भी कंडीशन में। अच्छा, तुम लोग को ये चीज पता है, अगर सपोज बैंक दिवालिया हो जाता है या बंद हो जाता है तो गवर्नमेंट कितना पैसा देगी? तुम्हारे पूरे पैसे डूब जाते हैं मान लो तो कितना पैसा? 5 लाख तक का नीचे, 5 लाख से नीचे। किसको 5 लाख देगी और किसको 5 लाख नहीं देगी? सर 5 लाख के नीचे जिसके अकाउंट पे है ना अमाउंट, वो सब सेफ रहेगा। अब 5 लाख के ऊपर जिसके अकाउंट पे है ना वो सेफ नहीं रहेगा। अच्छा, मान लो मेरे अकाउंट में 25,000 रुपया है, ठीक है? हाँ तो सेफ रहेगा सर। सेफ रहेगा तो मेरे को कितना रुपया देगा बैंक? मान लो बैंक दिवालिया होने वाला है या बैंक बंद होने वाला है। वैसे तो कभी इंडिया में आज तक बैंक बंद नहीं हुआ है सिवाय एक पीएससी बैंक दिल्ली को छोड़ के, लेकिन वो भी कोऑपरेटिव बैंक था, फुल फ्लेजेड बैंक नहीं था। तो कितना रुपया देगा? सर जितना आप है ना 25,000 बैलेंस उतना ही देगा। अच्छा, और मेरे अकाउंट में 7 लाख रुपया है तो कितना देगा? सर 5 लाख देगा, बाकी अब उसका नहीं पता। तो पहले 2 लाख था ये लिमिट, अब लिमिट को रिजॉल्व कर दिया गया है। अगर किसी के अकाउंट में मान लो 1 करोड़ रुपया है और बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है या बैंक अपना बंद करके जाना चाहता है तो बैंकर उस पर्सन को मिनिमम 5 लाख रुपए देगा। मैक्सिमम या मिनिमम अमाउंट आप जो कह लो 5 लाख रुपए देगा। लेकिन मान लो किसी के अकाउंट बाकी पैसा डूब जाएगा, वो कस्टमर के भी। हाँ, आज तक लेकिन ऐसा हुआ नहीं है तो ऐसा मत सोचो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सर 5 लाख देगा 1 करोड़ अगर में तो करोड़ में फिर भी 5 लाख। 1 करोड़ हो चाहे 100 करोड़ हो। Oh my God। और किसी के अकाउंट में मान लो 35 लाख रुपया है, 35,000 रुपया है तो 5 लाख नहीं देगा। मुझको 5 लाख दियो, मेरे 35,000 दे रहे हो, ऐसा नहीं। तुम्हारे में 35 था तो 35 ही मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा। इनको मतलब पूरा पैसा दे दिया जाएगा जिसका कम है। 5 लाख से जिनका भी नीचे है, जो भाई बताया बिल्कुल सही बताया, 5 लाख से जिनका भी नीचे है उनको पूरा अमाउंट जितना रिस्पेक्टिव अमाउंट है उतना मिलेगा। अच्छा। बाकी लेकिन अब इसका ये मत सोचना कि बैंक में पैसा 5 लाख से हमेशा नीचे रखो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये एक अंत स्थिति है जो आज तक नहीं आई है, समझ रहे हो ना, किसी देश में आई है। हमारा बैंक का जो आरबीआई है वो इतना सुपरबली स्ट्रांग है ना, इतना ज्यादा सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करवाता है ना कि वो उसी में भरपाई करवा देता है बैंक से। तो तुम लोग उसका तो टेंशन ही ना लो। सेकेंड चीज, टू डेवलप बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑन अ साउंड लाइन। जो भी बैंक में रूल रेगुलेशन बन रहे हैं वो एकदम सुदृढ़, अच्छे, मजबूत रूल रेगुलेशन बनने चाहिए। ये बैंक सबसे ज्यादा ध्यान रखती है। तीसरा, टू अट्यून द मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम टू द लार्जर इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज ऑफ द नेशन। देखो, भारत देश का सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव अगर इकोनॉमिक सेंस में कहा जाए तो क्या है, मेरे को बोलो प्लीज। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। सर जीडीपी बढ़ाना। राष्ट्रीय क्या वृद्धि बोले मैम? राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, सुपर्ब। आप एक दूसरा मैम, जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म बोलो कोई। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस दिन बताया था, कुछ याद है? सर टॉप कंपनीज के। नहीं बाबू, वो तो उसका है, वो थोड़ी ना। टॉप कंपनी तो तुम सेंसेक्स निफ्टी पहुंच गए। गुड। भारत देश में जितनी भी इनकम की व्यवस्था है और जितना लोन बांटा गया है, उन लोन से आय जो हो रही है
कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है सामान और उसको रिटेल व्यवस्था में कितनी सेलिंग हो रही है, लोगों की आय कितनी है कि वो उस सामान को खरीद रहे हैं, डिवाइडेड बाय सर्टेन सम ऑफ ईयर्स और टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पे जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। जीडीपी का फॉर्मूला देखना आज सब लोग गूगल में, कल मेरे को बताना या नेक्स्ट क्लास में बताना। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होता है किसी भी नेशन का कि उसके ऊपर ना कर्जा कम से कम हो, किसी भी बैंक का उसके ऊपर कर्जा कम से कम हो, किसी भी आदमी का किसके ऊपर कर्जा हो ही ना। कर्ज में डूबा इंसान हमेशा थोड़ा सा डर, मतलब अपने आप को फ्री महसूस नहीं करता। अपने आप को फ्री स्टेट में रखने का, आप 5 पैसा नहीं कमाओ तो सही है, लेकिन किसी का कर्जा ना लेके रखेगा, और रखे हो तो उसको चुकाने के लिए आप इतने सक्षम होना चाहिए, तो आपको बर्डन नहीं रहेगा। तो हमारे देश की मॉनेटरी व्यवस्था को क्यों अच्छा करना है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन ना आए। इन्फ्लेशन मतलब पता है ना, पैसे के मूल्य में जो गिरावट आना है, वैल्यू ऑफ मनी में जो गिरावट आना है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। जो एक जिम बॉम्बे का एग्जांपल दिए थे, किसी को याद है कि लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो बिल 5 करोड़ 7 करोड़ बनता है, 4-6 बैंक में पैसा लेके जाते हैं कि लोगों के बस इतना ही फराद पर। तो इन चीजों को प्रॉपर व्यवस्था बनाए रखना हमारा मूलभूत ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। वही इन चीजों को, सारी चीजों को बैंक में मॉनिटर करने के लिए गाइडलाइंस है। जनरल फ्रेमवर्क क्या है, कैसे देखिए। सबसे पहले बैंकिंग रेगुलेशन एंड बैंक के अंदर एक बिजनेस ऑफ बैंकिंग प्रोविजंस, आप इसको ना किस तरीके से समझाऊं मैं, रुको, आप लोग नीचे से स्टार्ट करो, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ बैंकिंग, ये क्या है, एक सर्कुलर फिनोमिना है, किसी भी स्टेट से ये स्टार्ट हो सकती है, लेकिन मैं नीचे से समझाता हूँ यहाँ वाले पॉइंट से। एक्विजिशन ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज इन सर्टेन केसेस। हमने सबसे पहले देख लिया कि हमारे देश में कितनी कितनी बैंक्स हैं, वहां पे कौन कौन सी कंपनीज के वो बैंक है, कहाँ से काम कर रही है, क्या मुद्दा है, किस चीजों के लिए काम करने वाली है। प्राइम ऑब्जेक्टिव उनका 3 है कि नहीं। पहला, इंटरेस्ट, इसका डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, नेशन की चक्रवृद्धि, नेशन की वृद्धि में ध्यान देना, जितने लोन बेचे हैं बांटे हैं ये सब में एनपीए कम से कम होना, और बेसिक गाइडलाइन बैंक्स फॉलो कर रही है कि नहीं। अब उन्होंने क्या किया, उसका रिस्ट्रक्चर करते हैं। शायद इसको मैं वैसे समझाऊंगा ना तो दिक्कत होगा तुम लोग को। तुम लोग बैंक, बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनी से समझो, उल्टा समझा रहा हूँ, गलती कर रहा था मैं। बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनी से समझो। जो बैंकिंग कंपनी है उन लोग क्या करती है, अपना बिजनेस करती है। क्या बिजनेस है, कोई प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कोई भी बैंक का, पैसा डिपॉजिट करना और लोन बांटना, यही 2 चीज है, यही मेन बिजनेस है। उसके बाद उन लोग क्या करते हैं, आरबीआई इनको, फिर यहाँ पे आ जाओ सेकंड पॉइंट में, लाइसेंस कौन देता है बैंकिंग कंपनीज को बिजनेस करने का, आरबीआई। यहाँ से रिजर्व बैंक उनको लाइसेंस देता है। फिर रिजर्व बैंक का मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल रहता है कि नहीं, रहता है। साथ के साथ उस बैंक का क्या भी अपना मैनेजमेंट कंपनी रहती है, बैंक के भी मैनेजमेंट में हायर अथॉरिटी के लोग रहते हैं, वो लोग भी उस बैंक को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। उसके अलावा एक्विजिशन ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी इन सर्टेन केसेस। मान लो कोई बैंक डिफॉल्टर घोषित हो गया, समझ में आ रहा है, काम नहीं कर रहा है, जैसे यस बैंक बीच में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो एसबीआई ने उसका 48 या 49% शेयर्स खरीद लिया। तो ये एक प्रकार का आवाज नहीं आना मैडम, तो एक प्रकार का ये क्या है, एक्विजिशन है, मतलब उसको बैंक ने खरीद लिया। बहुत बार अभी देखो तुम लोग सुने होगे 2-4 बैंक मिलके आपस में मर्ज हो गए, सुने हो, देखे हो कि नहीं देखे हो, है ना। अभी 5-5 बैंक मिलके एक बैंक बन गया। हाँ, क्यों देना बैंक, ये बड़ौदा बैंक भी मर्ज हुए हैं। हाँ, क्यों हुआ, क्योंकि देना बैंक के शेयर कम थे, देना बैंक कम चल रहा था, मार्केट कैपिटलाइजेशन देना बैंक का कम था, तो किस में मिला है, बोल रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में मिल गया है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा और वृहद बैंक बन गया है, बड़ा बैंक बन गया है, तो एक्विजिशन हो गया। इसके बाद हम लोग अगर कोई बैंक को कई बार क्या करते हैं, रिस्ट्रक्चर करते हैं, नए तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं कि नए, जैसे दुकान को देखते हो ना, नहीं चलते रहता तो रिनोवेट कर देते हैं, नए तरीके से उसमें कुछ कुछ चीजें लगाते हैं तो कई बार दुकान चलने लगती है, या उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, जगह को चेंज, ये सब करके भी देख लेते हैं बैंक। या फिर वाइंड अप, वाइंड अप मतलब जानते हो क्या होता है, बंद करना, बंद होना, या फिर उस बैंक को परमानेंटली बंद कर दिया जाता है। जैसे कि देना बैंक बंद हो गया आज के जमाने में, अब वो देना बैंक बंद नहीं हुआ है, देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुआ, बट देना का नाम खत्म हो गया, है ना।
वैसे ही Yes, sir. कई बार बैंकों को बंद कर दिया जाता है हित के लिए, उसी के हित के लिए, और फिर उसमें क्या चीजें चल रही है, रूल रेगुलेशंस को पेनल प्रोविजन के थ्रू मेंटेन किया जाता है। तो ये एक साइक्लिक फ्रेमवर्क है रेगुलेशन का। हम लोग कंपनी पहले को लाइसेंस देंगे, अच्छा काम करेगी तो कंपनी अपना काम करते रहेगी, बुरा काम करेगी तो वहां पे हम लोग फिर नए चीजों को लाएंगे, रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो अभी बात नहीं कर रहा है तो दूसरे कंपनी या दूसरे बैंक के साथ उसको मर्ज कर देंगे, खरीद लेंगे। तो भी बात नहीं बन रहा है तो हम लोग उस बैंक को बंद कर देंगे। तो ये सब रेगुलेट कंट्रोल करने के अलग अलग तरीके हैं जो जनरल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन के अंतर्गत आता है। समझ में आया? अब देखो इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या क्या है। हम लोग को पहला जानना चाहिए था डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ बैंकिंग। डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ बैंकिंग के बारे में हमको जानना है। दूसरा हमको जानना है बिजनेस ऑफ बैंकिंग क्या है। तीसरा पावर ऑफ रिजर्व बैंक क्या है। चौथा हम लोग को वाइंड अप का अधिकार जो है वो जानना है। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक एक पॉइंट बता देता हूं। सबसे पहले डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ बैंकिंग क्या है। देखो डेफिनेशन बैंकिंग का आप लोग हटा दो, सबको पता है, यहाँ पे वही चीजें रिपीट की गई हैं कि बैंकिंग मींस एक्सेप्टिंग द पर्पस ऑफ डिपॉजिट और लैंडिंग इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट ऑफ मनी फॉर द पब्लिक, repayable on demand otherwise और withdrawable by check draft और otherwise लिखा है। समझ में आ गया? इसको मेरे को समझाने की जरूरत है? नो सर। बैंकिंग कंपनी का मतलब क्या होता है? ऐसा हर एक कंपनी जो बैंकिंग का धंधा करता है, यानी बैंक का काम करता है, हाँ, उसको अपन बैंकिंग कंपनी बोलते हैं। जैसे कि यस बैंक, यस कंपनी थी, उसने यस बैंक बनाया। ठीक है, इंडसइंड एक प्रकार की पहले इंडसइंड कंपनी फॉर्मुलेट हुई होगी, फिर वो बैंक बना दी। आईडीएफसी एक कंपनी थी जिन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बनाया। तो इनको बैंक का व्यवसाय करने का लाइसेंस मिला है। कौन दिया है लाइसेंस? आरबीआई ने दिया है। तो ये बैंकिंग कंपनी हो गई। ठीक है, मेयर फंक्शन ऑफ गिविंग लोन्स एंड बैंक ऑफ बैंकिंग कंपनी, मतलब मेन काम होता है इनका लोन देना और एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को। कस्टमर को जब भी पैसा जरूरत हो ऑन डिमांड ये उनको मनी सप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू पिगेट लॉज ऑफ बैंकिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंकिंग आर एज शोन। क्या क्या बैंकिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसी बैंक को अपन कैसे जानेंगे कि ये प्रॉपर बैंक है, उसको इस तरीके से जानें। कंडक्ट ऑफ करेंट बिजनेस, जो चालू व्यवस्था का बिजनेस है वो कर रही है कि नहीं। पेमेंट ऑफ चेक ड्रॉन ऑन बैंकर, अगर कोई बंदा बैंक में गया है और चेक देता है तो उसको उसका पैसा मिल रहा है कि नहीं। कलेक्शन ऑफ चेक फॉर द कस्टमर, तो वही जो काम मैं बताया, पैसा जमा करना। अब पैसा जमा वो चेक के माध्यम से भी हो सकता है, कैश के माध्यम से भी हो सकता है, आरटीजीएस एनईएफटी के माध्यम से भी हो सकता है। लोन देना, कोई भी प्रकार का लोन हो सकता है और उसमें ब्याज कमाना, यही है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंकिंग। बिजनेस ऑफ बैंकिंग किसी को बताने का मेरे को जरूरत नहीं है। नो कंपनी अदर देन अ कंपनी सेल यूज एज अ पार्ट ऑफ नेम इट्स कनेक्शन बिजनेस कंपनी टू द वर्ड बैंक, बैंकर और बैंकिंग। No company shall carry on the business of banking of India unless it use a part of name at least one or such words. तुम लोग ऐसा देखे हो क्या? तुम लोग कोई अपना बैंक खोल के बैठ सकते हो क्या? कोई मैं बैंक डालता हूँ है ना, अपने हिसाब का कोई बैंक डाल दिया, नाम सेलेक्ट कर लिया गूगल से देख के और बैंक खोल देते हैं। ऐसा 4 जन मिलके पैसा लेंगे और इंटरेस्ट देंगे। कुछ है क्या ऐसा व्यवस्था? तुम लोग कर सकते हो क्या बिना लाइसेंस लिए? जैसे किराना दुकान खोलते हैं वैसे ही बैंक खोल सकते हैं क्या अपन? नहीं। हाँ, नहीं खोल सकते ना। तो रिजर्व बैंक ने यही बोला है कि कोई भी पर्सन वर्ड बैंक, बैंकर या बैंकिंग अनलेस एंड अल्टिल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा परमिट नहीं है तो वो ओपन नहीं कर सकता, नहीं चला सकता। समझ में आ गया? तो बिजनेस ऑफ बैंकिंग यही है। तीसरा क्या चीजों में प्रोहिबिशन लगाया गया। इसमें जो तीसरा पॉइंट था कि रेगुलेटरी स्कीम्स के अंतर्गत क्या क्या चीजों में रोक टोक है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग, कल मैं बताया था कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता बैंकर अपने ही बैंक के शेयर्स में, याद है? यस सर, एक लिमिट है, मतलब लिमिट रहता है। लिमिट तक कर सकता है और इसके अलावा शेयर की खरीद फरोख्त में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकता कोई भी बैंक। इमूवेबल प्रॉपर्टी, बैंक एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तीसरा पेडअप कैपिटल एंड रिजर्व, किसी भी बैंक को स्टार्ट करने के लिए उसको एक लम सम मनी पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट करनी पड़ती है। कितनी करनी पड़ती है किसी को पता है क्या? पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे ये चीज। सर CRR बोलते हैं।
नहीं रे बाबू, वो कितना करोड़ रुपया जमा करना पड़ता है पेडअप के पेट? 100 करोड़ रुपया। ठीक है, 100 करोड़ है जहां तक मेरे को पता है। एक बार सर्च करना तुम लोग गूगल में, मेरे को ये चीज और क्लियर करना का। ठीक है सर, पहले 25। हाँ बढ़ा दिए हैं आप। रुको मैं 1 मिनट तुरंत सर्च कर रहा हूँ, लाइन पे रहो। तुम लोग भी सर्च करो तो एक बार। क्या खा रहा है? 200 करोड़ रुपया लिखा है। 200 करोड़ रुपया लिखा है। ठीक है, मेरे नॉलेज के हिसाब से ये 100 करोड़ रुपए था। प्लीज म्यूट कर लीजिए आप लोग। मेरे नॉलेज के हिसाब से 100 करोड़ था, गूगल में 200 करोड़ लिखा है। मैं ये कंफर्म करूंगा कल सुबह मैं आप लोग को कंफर्म कर दूंगा। और 100 करोड़ रुपए है जहां तक मेरे को पता है। ठीक है, उतना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, अपना प्रोस्पेक्टस बताना पड़ेगा, अपने फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर प्लान्स, कैसे आप बैंक चलाओगे इंडिया में, क्या क्या आपके प्लान्स है, किनका भला करने वाले हो, ये सारी की सारी बातें डिटेल्स में आपको पहले तो बतानी पड़ेगी। तीसरा रिजर्व फंड। रिजर्व फंड होता है भाई CRR और SLR। ठीक है, जो तुम बोल रहे थे ना, किसी ने बोला था रिजर्व फंड, वो CRR और SLR होता है। साथ में और कुछ मनी अपने कमाई का एक सर्टेन परसेंटेज, जैसे कि हम लोग कुछ भी कमाते हैं ना, तो करीबन 15 से 20% हर साल कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना पड़ता है। भूची जखीना है, ये देना ही पड़ेगा। इसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक बहुत से लोन्स और एडवांसेस में रिस्ट्रिक्शंस भी लगा के रखे हैं अंतर्गत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। नहीं तो जो अभी हाल हुआ है ना यस बैंक का, अपने दोस्तों का भला करने के लिए उनकी कंपनी को करोड़ों करोड़ों रुपए बांट दिए। अनिल अंबानी की कंपनी को, राणा कपूर था ना यस बैंक का CEO, किसी को पता है कि नहीं? उसने अनिल अंबानी की कंपनी को पैसा दिया, उसने आइडिया को पैसा दिया। अनिल अंबानी और आइडिया दोनों दिवालिया घोषित हो गए। तो इन सब चीजों में भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। किसी के डॉक्यूमेंट अगर प्रॉपर नहीं है तो हम लोग उसको लोन नहीं बांट सकते हैं। तो प्लीज कृपया करके इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन है लोन और एडवांसेस में। पावर क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? बहुत मस्त मस्त पावर है। पहला तो कंट्रोल ओवर एडवांसेस। एडवांसेस मतलब लोन्स, हम लोग जो लोन देते हैं उस पे कंट्रोल करता है। तीसरा ब्रांच ऑथराइजेशन पॉलिसी। ब्रांच कहाँ पे खुलेगा, बैंक कहाँ पे खुलेगा, बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पे होगा, बैंक के हेड ऑफिस की साइज क्या होगी, कितने स्टाफ होंगे, कितना उनको पावर देना है, कितने रुपए तक का लोन वो कर सकते हैं, ब्रांच कितने ब्रांचेस खोल रहे हैं, हर एक ब्रांच को खुलने से पहले RBI से परमिशन लेनी पड़ती है। ये सारा का सारा डिसीजन कौन लेता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पावर टू इशू डायरेक्शन, आप काम कैसे करेंगे, काम की अवधि क्या होगी। किसी भी बैंक को देखे हो कि अपने हिसाब से कभी भी खोल लेते हैं, रात के 11 बजे बंद कर रहे हैं दुकान टाइप, सुबह 9 बजे खोल रहे हैं, 7 बजे से खोल रहे हैं, देखे हो? नहीं। तो ये पूरा गाइडलाइंस है, ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है, उसको फॉलो करना है। कंट्रोल ओवर द क्रेडिट ऑफ क्रेडिट मतलब वही लोन। NPA, कोई ज्यादा NPA तो नहीं हो रहा है। NPA देखो, एक बिलासपुर से 4 केस लोन का डिफॉल्टर निकल गया, रतनपुर से 5 निकल गया, कोरबा से 10 निकल गया, ठीक है, रायपुर से 17 निकल गया, ठीक, बिल्हा से 3 निकल गया। अब ये छत्तीसगढ़ का एक प्रकार का NPA का स्टेटस बता रहा है। पूरे देश से निकलेगा, पूरे देश से उस बैंक के डिफरेंट ब्रांचेस से NPA निकलते जा रहे हैं। तो वो सामूहिक जब सबको सम करोगे तो पूरे बैंक में कितना NPA है समझ में आ जाएगा ना, कि क्रेडिट वर्दीनेस क्या है इस बैंक की, कितने लोग लोन लेके लोन नहीं दे रहे हैं, लोन डिफॉल्टर्स कितने लोग हैं। NPA का फुल फॉर्म क्या है? नॉन परफॉर्मिंग असेट। मतलब असेट क्या है बैंक के लिए? वो जैसे हम लोग का सिविल स्कोर रहता है ना सर, वो नहीं है रे, मनी सर, लोन है। लोन। असेट मतलब पूंजी। एक आदमी का असेट क्या होता है? जमीन जायदाद। तुम लोग का असेट क्या है? तुम लोग जमीन खरीदते हो, तुम्हारे मदर फादर की जो जमीन है, खेती है ना, गोल्ड है, वो सब तुम लोग का असेट है, तुम्हारे माँ पिताजी का असेट है। कल के डेट में वो तुम्हारी कमाई है, पूंजी है, संपत्ति है। बैंक का असेट क्या है? बैंक किससे पैसा कमाता है? लोन बांटता है तो जो ब्याज मिलता है उससे पैसा कमाता है, बैंक के लिए वो असेट है। और जो दूसरों का पैसा बैंक रखता है ना भाई, जमा करके रखता है अपने पास, वो लाइबिलिटी है बैंक का, उसको चुकाना है, समझे?
क्योंकि तुम किसी का पैसा ले रहे हो तो तुम उसमें खुश मत हो, उसमें तो तुमको ब्याज के साथ चुकाना है, क्योंकि उसी पैसे को तुम इन्वेस्ट करके 4 पैसा कमाने वाले हो। तो ये बात याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। असेट CRR है, SLR है, ये सब कोई असेट नहीं है। मनी काहे का मनी, कौन सा मनी? जो भी लोन आप बांट रहे हो वो सब बैंक के लिए असेट है, क्योंकि बैंक को उसमें क्या मिलने वाला है, ब्याज मिलने वाला है। क्योंकि कस्टमर मान लो 10 लाख लेगा, 8% ब्याज चुकाएगा, तो ब्याज का धंधा करती ना बैंक। लेकिन जो भी पैसा आप दूसरों का जमा कर रहे हो जिसमें आप ब्याज दे रहे हो, जैसे सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में, ये सब आपके लिए लायबिलिटी है। प्लीज इसको क्लियर रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सो ये सारी चीजों पे भी ध्यान देने का काम। तो NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी जितना लोन बैंक ने बांटा है उस लोन को कोई पटा नहीं रहा है, वो लोन में ब्याज ही नहीं आ रहा है। एक तो ब्याज नहीं आ रहा है, उल्टा बैंक का पैसा लेके भाग गए हैं, प्रिंसिपल अमाउंट तक नहीं मिला, मतलब ब्याज तो गया ही गया, मूलधन भी गया। तो बैंक के लिए नुकसान है कि नहीं? नुकसान। समझ में आ गया? किसी को नहीं समझ आया तो फिर रिपीट करूंगा ये कॉन्सेप्ट। आ गया? मैं किसी से भी पूछ दूंगा, फिर अगर नहीं आया होगा तो पूछ लो। दीप्ति मिश्रा मैम, समझ में आया? और समझा दीजिए ना सर, रिपीट कर दीजिए ना। ठीक, मैं बोल रहा हूं कि एक बार और समझाओ सर प्लीज। ओके सौम्या मैम, चलो सपोज सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ बोल रहा हूँ, अब आ रहा है? आ रहा है सर। सौम्या मैम ने मेरे को पूछा है कि एक बार और बताइए। मैं पूछता हूँ कि मैम आपसे मैंने 1 करोड़ रुपए लिया उधारी, आप अनम्यूट कीजिए ना प्लीज। हो रहा है आपका अनम्यूट? चलो छोड़ो, नहीं हो रहा तो किसी से भी मैंने 1 करोड़ रुपया उधारी लिया है आप में से, और मैं बोला हूं कि भाई मैं इसको 1 साल बाद लौटाऊंगा और हर महीने का मैं 10,000 रुपया तेरे को 10 लाख रुपया तेरे को वो दूंगा, क्या बोलते हैं, EMI चुकाऊंगा 11 लाख रुपया। 1 करोड़ के बदले में तुमको साल के अंत में 1 करोड़ 10 लाख रुपया मिलने वाला है। सिंपल हिसाब से समझना है ना। मैं 1 महीना पटाया 11 लाख, दूसरा महीना पटाया 11 लाख, 22 लाख मिल गया। तीसरे महीने से मैं पैसा देना बंद कर दिया। तीसरे महीने में बोल दिया कि मेरे पास थोड़ा काम नहीं चला यार, चौथे महीने भी नहीं, हाँ चौथे महीने में भी नहीं दिया। अब 5वें महीने में हो गया पार। कितना रुपया लेके पार हो गया मैं? 80 लाख रुपए के आसपास लेके पार हो गया, 78 लाख रुपए, 22 लाख रुपए पटा दिया। तो जो बंदा मेरे को लोन दिया है आप में से कोई भी, उसका तो नुकसान हो गया ना भाई। अब बैंक के साथ यही होता है। तुम क्या सोच के दिए थे लोन? बढ़िया, मैं पेपर वेपर देख के दे रहा हूँ, सृजन भाई का पेपर अच्छा है, ये अच्छा कमाते हैं, मेरा पैसा को चुका देंगे, और मैं निकल गया फर्जी, या किसी कारणवश मैं लोन नहीं पटा पाया। तो इसमें लॉस किसका होगा? जो पैसा दिया उसका लॉस होगा। सेम ऐसी बैंक के साथ होता है। बैंक पैसा बांटता है लोगों को, लोगों के डॉक्यूमेंट देख के कि इसकी आय इतनी है, ये इतना पैसा चुका देगा, ऐसा वैसा। इसके लिए बैंक बहुत से लोन में मॉर्गेज भी रखवाता है। जैसे बैंक के पैसा लेके भाग जाएंगे, तो मॉर्गेज रखवाता है, उसी को तो बेचता है मैडम। फिर प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखवाता है ना। बहुत से लोन में मॉर्गेज नहीं रखवाते हैं, उसके स्कोर, उसके सिबिल स्कोर, उसके इनकम, आय, ये सब देख के पैसा दे देते हैं। लेकिन बहुत से लोन में मॉर्गेज रखवाते हैं। तो मॉर्गेज इसीलिए रखाते हैं कि कल के डेट में फर्जीवाड़ा कर दिया तो एटलीस्ट भाई अपना मूलधन तो निकालेंगे उसके संपत्ति को बेच के, समझे। तो मान लो ऐसी बैंक ने लोन बांटा 15 लोगों को, कई में मॉर्गेज है कई में नहीं है, ठीक है। 15 लोग में से 10 लोग डिफॉल्टर निकल गए। अब बैंक का तो मूलधन जो लोन का बांटा था कि 1 करोड़ रुपया, वो तो गया ही गया। साथ में जो ब्याज कमाता उसको लोन बांटा था 7 साल के लिए, 5 साल के लिए, और ब्याज का पैसा भी गया। तो मूलधन भी गया, ब्याज भी गया। तो बैंक के लिए क्या बना वो? फिर बैंक कुछ नहीं कर सकता सर, फिर कोई पैसा लेके भाग गए तो क्या करेगा? क्या करेगा बता रहा हूँ ना, सुनो ना। यस सर। मॉर्गेज रहेगा तो मॉर्गेज को बेच देगा, मॉर्गेज नहीं रहेगा तो उसके घर में बार बार नोटिस जाएगा, नोटिस जाएगा तो भी नहीं होगा तो उसके नाम से जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको क्या कर देगा? सीज कर देगा। सीज करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को नीलामी कर देगा, अगर उसके नाम से प्रॉपर्टी रहेगी, उस बंदे के नाम से। इसीलिए
तुम लोग जब भी देखना लोन कराते हैं तो पूरी जायदाद और को कोई अपने नाम प्रॉपर्टी लिखा लेते हैं। रहेगा ही नहीं तो नहीं रहेगा तो वो दिवालिया इंसान अपने आप को दिवालिया घोषित कर लेगा। अब दिवालिया आदमी का आप क्या कर सकते हो? कुछ कर बैंक सकते का ही हो? लॉस होगा फिर। तो बैंक का लॉस होगा। दिवालिया आदमी का कुछ कर सकते हो क्या? नहीं सर। हाँ, तो इसीलिए बैंक लोन देने से पहले 1000 पेपर मांगता है। एक एक आदमी का एक एक कच्चा चिट्ठा देखता है, तू कहाँ काम करता है भाई, तेरा सैलरी क्या है, तेरे नाम से और क्या क्या लोन चल रहा है, और तू कहाँ कहाँ से लोन लेके रखा है, अगर लिया है तो तेरे नाम से प्रॉपर्टी क्या क्या है, तेरी वाइफ क्या काम करती है, वो कहाँ से, कि पति नहीं दे पाएगा तो पत्नी दे देगी, ऐसा वैसा। फिर भाई वो बंदा तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा ना, जो लोन लेके डिफॉल्टर घोषित करे, करवा डाले। सर जैसे कि कोई लोन लिया है फिर ऐसे मतलब मर गया तो ऐसे अचानक से कुछ हो मर गया गया मतलब तो उसके नॉमिनीज लोग पटाते हैं। जब एफडी कराया है अगर किसी के पिताजी और मर गए तो मुनाफा को लेते हैं ना बच्चे लोग। तो लोन कराए हैं किसी के पिताजी और वो निपट गए तो बच्चे पटाएंगे लोन को। और जैसे बच्चे छोटे हैं और मतलब वो नहीं कर पाएंगे तो फिर वक्त देते हैं, वक्त अच्छा। देते हैं बालिक होते तक, या फिर मॉर्गेज की हुई प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हैं। मतलब जनरली पैसा बड़े मतलब माफ नहीं हो जाता ऐसे करके मतलब मतलब बैंक का माफ करने बैठा है। वैसे तो तुम सब लोग अभी कितने 55 के 55 कल जाके लोन ले लोगे और नट दोगे, सब लोग एंजॉय कर लोगे पैसा को। समझ में आया? तो बैंक कोई मतलब किसी का पटाना ही है पैसा। पटा तो क्या भाई काहे लोगे फिर पैसा ले यस सर पटाना यस नहीं है तो नहीं मतलब नहीं, बाई पटाना चांस ही अगर कुछ पड़ेगा घटना हो पैसा। जाता है तो घटना हो दुर्घटना हो, पैसा लियो बैंक छोड़ेगा नहीं तुमको। ठीक है सर अगर हाँ क्या सर अगर नीलाम हुई नीलामी के अगर प्रॉपर्टी रखता है सर मॉर्गेज वाली और कोई नहीं लेता है तो सर काहे नहीं लेगा यार, लोग इन्वेस्टर इतने हैं, नीलामी प्रॉपर्टी को हर कोई लेता है, सस्ते दाम में बेच देगा बैंक। तुम लोग वो वाला सुने हो खींची हुई गाड़ी? सर मैं घर पास क्या मैं घर पास एक जन लिए थे, मैं घर पास एक जन 4-5 करोड़ रुपए लिए थे। हाँ तो लेके भाग गया, बैंक तो प्रॉपर्टी सील कर दिया, मगर नीलामी के लिए लिया तो लिया तो प्रॉपर्टी होगा बिक बैंक गया? सील करके रखा है अभी। बिका नहीं है? नहीं बिका सर, कोई लिया ही नहीं। हाँ तो हाई रेट होगा ना हाँ। मार्केट में उसका, वो हाई रेट रखा होगा बैंक, इसलिए नहीं बिक रहा होगा। धीरे से बैंक उसको बेचेगा, औने पौने दाम में बेचेगा, वैसे में बहुत फायदा होता है लोगों का। जो सस्ते दाम में पाते हैं ना उन लोग बहुत फायदा। तुम लोग देखो खींची हुई गाड़ियां होती हैं बैंक के में से, जिन लोग लोन ले लेते हैं फिर लोन नहीं पटाते तो बैंक गाड़ी खींच के ले आता है। हाँ सर, गाड़ी को फाइनेंस बाजार में ना, कंपनी खींचती है। हाँ फाइनेंस कंपनी खींच लेती है, बाजार में उसको सस्ते रेट में बैंक बेच देता है। अरे डूबते को तिनके का सहारा वाला हिसाब रहता है। 4 लाख रुपए का गाड़ी है, 1 लाख रुपया लोन पटाया है, अब 3 लाख बकाया है, तो बैंक उसको खींच के ले आएगा बाहर मार्केट में 2.25 लाख 2.5 लाख में बेच देगा। 75,000 का नुकसान ही हुआ ना बैंक का, लेकिन 2.25 लाख रुपए तो कमा लिया ना उसमें, मतलब उतना पैसा बैंक का वापस आ गया ना। लेकिन वो ऐसा हालत कर देता है उस बंदे का कि वो जिंदगी में फिर लोन लेने के लायक नहीं रह जाता। उसका सिबिल स्कोर पूरा 0 कर देगा। 700 से नीचे में तो हम लोग लोन नहीं देते किसी को जनरली, बैंक फाइनेंस कंपनी 600 से नीचे में नहीं देती। 400-300 हो जाएगा तो उसको कोई पूछेगा भी नहीं। समझ में आया? चलो इसके बाद अगला है पावर टू इंस्पेक्ट बैंकिंग कंपनीज। बैंक में जो भी कंपनी होती है, जो भी बैंक्स होते हैं, उनको ऑडिट करना, उसकी काम धाम कैसे चल रही है, उनमें क्या चीज हो रही है, ऊंच नीच, एक एक कंपनी का और एक एक चीज का ऑडिट करना। जो बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस है ना, उसके तहत जो दस्तावेज को हम लोग 5-5 साल तक रखे रहते हैं, उन दस्तावेजों की भी ऑडिट होती है। ऑडिटर साल में 1 बार 2 बार 3 बार आता है, एक एक दस्तावेज को खंगालता है कि इसमें यहाँ पे ऐसा क्यों है, यहाँ पे ऐसा क्यों है, ये गलत एंट्री पड़ी है, ये राइट एंट्री है, इसको ओवरलैप किया गया। हर एक चीज को मॉनिटर किया जाता है। सो ये है पावर टू इंस्पेक्ट बैंकिंग कंपनीज। आरबीआई अलग ऑडिट मारती है, बैंक की अपनी खुद की ऑडिट टीम ऑडिट मारती है, बीसीएसबीआई ऑडिट मारती है, एसबीआई की कंपनी भी ऑडिट मारती है। तो बैंक में किसी भी टाइम ऑडिटिंग हो सकती है, आपको पता नहीं चलेगा। एक बंदा आएगा, इवन ए वॉशरूम के अंदर घुस के भी चेक करता है कि वॉशरूम क्लीन है कि नहीं, और अगर क्लीन नहीं होता तो बैंक का बीसीएसबीआई या क्या स्कोर होता है, उसमें बैंक को स्कोर करना रहता है, उसमें बैंक का स्कोर घटता है। बैंक का स्कोर घटता है तो बैंक की रेटिंग गिरती है। तो ये सब चीजों के लिए बैंक एकदम कठोर रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है। तो ये है पावर ऑफ रिजर्व बैंक।
इसके अलावा है वाइंडिंग अप ऑफ हाई कोर्ट, वाइंडिंग अप बाय हाई कोर्ट। देखो इसमें इतने सारे एक्ट और लॉज लिखे गए हैं। मैं एक चीज बता रहा हूं, जब भी कोई कंपनी या बैंक काम नहीं कर रहा हो अच्छे से, तो उस बैंक को पहले मौका दिया जाता है। आरबीआई के द्वारा बहुत सारा फंड दिया जाता है कि नहीं दादा आप काम करो, आप अपनी बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाओ, बंद करने का मत सोचो, काम करो काम करो। कुछ चीजों को उसमें लिबर्टी देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कुछ चीजों में छूट देता है, कुछ एनपीए उसको माफ करता है, कुछ जगह खुद फंड देता है। फिर भी नहीं चलता तो मर्ज करके देखता है, फिर भी नहीं चलता तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके बहुत सारे स्टेक को हायर कर लेता है, फिर भी नहीं चलता तब कंपनी या बैंक को वाइंड अप किया जाता है। कोई भी बैंक वाइंड अप होता है, ये जो सेक्शन वैक्शन लिखे हुए हैं, अगर कोई भी बैंक को पहले कंपनीज एक्ट 1956 के तहत पहले रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग कंपनी ही बैंक बन सकता है। उसके बाद अगर बैंक कंपनी के बंद होने कब होगा बंद, कोई भी बता, कोई भी बैंक कब बंद होगा, मेरे को कोई एक आदमी बता से। सर जब वो दिवालिया घोषित होगा। दिवालिया कब घोषित होगा? तब उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज्यादा होगा। सुपर्ब। जब उसके लोन के अमाउंट्स इतने बढ़ जाएंगे कि वो अपना लोन नहीं पटा पाएगा तो वो दिवालिया घोषित हो जाएगा। यानी बैंक के एनपीए जब एक समय से ज्यादा, एक सीमा से ज्यादा बढ़ जाते हैं और जब वो अपना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की एक्टिविटी को नहीं फुलफिल कर पाता, जैसे कि बैंक के लोन बहुत ज्यादा बढ़ गए, अब आम आदमी का, पब्लिक का पैसा वो बैंक ही नहीं चुका पा रहा है। मान लो तुम गई हो 1 लाख रुपए तुम लोगों ने अपना जमा किया है और तुम गए कि आज मैं अपना 1 लाख रुपए निकाल लेता हूँ या निकाल लेती हूँ, और निकालने गए तो तुम अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हो। समझ में आया बात? तो तुमको समझ में आ जाएगा कुछ तो कुछ ऊपर नीचे। तब रिजर्व बैंक उसको वाइंड अप करने का बोलता है। वाइंड अप करने से 1 से 2 महीने पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, इस्तेहार देता है। जब कोई इस्तेहार देता है कि ये बैंक को हम वाइंड अप करने का सोच रहे हैं, तो वाइंड अप की अर्जी जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है। मतलब वाइंड अप हाई कोर्ट, जो कंसर्न जगह का हाई कोर्ट, जैसे छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ पे है? बिलासपुर में है ना? तो बिलासपुर में पेश किया जाएगा उस केस को, उस शाखा को बंद करने के लिए। कई बार खाली एक शाखा बंद होती है, जैसे मान लो इंडसइंड बैंक व्यापार विहार नहीं चल रहा है, बंद करना है, तो कंपनी बंद नहीं करेगी, हाईकोर्ट में जाके दस्तावेज सबमिट करके कि इस ब्रांच की शाखा को यहाँ पर से बंद किया जा रहा है क्योंकि ये प्रॉफिटेबल नहीं है, हम रायपुर में चलाएंगे। या पूरे ब्रांच को बंद करना है। हेड ऑफिस कहाँ है इंडसइंड बैंक का, किसी को पता है? नहीं समझ आता तो सीधा मुंबई बोल दिया करो, मैक्सिमम बैंक का हेड ऑफिस वही है। ठीक है, तो मुंबई में है, तो मुंबई में हम महाराष्ट्र में है हाई कोर्ट, महाराष्ट्र में ही है ना हाई कोर्ट? हाँ, तो महाराष्ट्र में जाके हाई कोर्ट में उन लोग वाइंड अप के लिए क्या करेंगे, अर्जी देंगे। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 3A में ये लिखा हुआ है ये बात। ठीक है, सो ये था आपका ये यूनिट। अब हम लोग 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। छोटा सा यूनिट है ये, इसके बाद आज का पढ़ाई खत्म। ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट है तो मैं अभी 10 मिनट 15 मिनट ब्रेक ले लो, उसके बाद जब आओगे मेरे से डाउट पूछना अपना। ठीक है, फिर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जाना हुआ है, तुम लोग को टाइम नहीं लगेगा। अभी 11:40 हो रहा है, 11:50 में मिलो, 11:50 11:52 में। ठीक, ओके सर, चलो बाय।